everyone, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. After bringing up strategy videos for psychology, English, accountancy and business studies, finally I have brought up my strategy video for economics which helped me score 97 on 100 in economics. कि जितना डिफिकल्ट पेपर पिछली बार आया था, लाइक नॉट दैट डिफिकल्ट बट काफी अनएक्सपेक्टेड, जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो नहीं आए थे, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे। जो चीज आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार इसका तो न्यूमेरिकल आएगा, वो आपके पास आया था थ्योरी में। एंड थ्योरी पोर्शन जो हम करते हैं, यार इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, वो आपसे पूछ लिया गया था एमसीक्यू में या फिर एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इट वॉज अ वेरी ट्रिकी पेपर पिछली बार। मेरे 3 मार्क्स कटे, वो भी एक्जैक्टली आई नो तीनों एमसीक्यू से कटे हैं और कहाँ कटे हैं आई नो दैट। आई टेल यू उसी के रिलेशन में कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो डू स्टिक टिल द एंड एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। आईडी के लिए मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगी जिसमें पूरी आईडी का कवर होगा। दिस इज पर्टिकुलरली गोइंग टू बी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि बहुत कुछ होता है इको में कवर करने के लिए। एक वीडियो में बनाऊंगी तो ना आईडी ढंग से कवर हो पाएगी ना मैक्रो। सो दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू मैक्रो, है ना। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले मैं आपको देती हूँ बेसिक टिप्स कि क्या क्या आपको एक्चुअली नोट करके रखना है वाइल स्टार्टिंग स्टडिंग मैक्रो। ठीक है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपको चैप्टर वाइज मैं मेन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और उनकी होल्ड कैसे ग्रास्प करनी है वो बताऊंगी। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज वोवन थ्रू यूनिट्स। जो यूनिट नंबर 1 के जितने चैप्टर्स हैं वो सारे बहुत रिलेटेड हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको चैप्टर 2 में बताए गए हैं उसी पे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बेस्ड है। जो फॉर्मुलाज आप पढ़ रहे हो चैप्टर 3 में वही आपके चैप्टर 4 में मेथड्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्लो में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माई टिप वुड बी, जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स उठाते हो, से आपने सोचा कि मैं मैक्रो का यूनिट 1 कंप्लीट करने वाला हूँ, तो यूनिट 1 को ही लेकर चलो। वो 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो उसके पूरे हैं उनको साथ में पढ़ो। चैप्टर 1 पढ़ के अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, उसके सारे पीवाईक्यूज लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चैप्टर 2 उठाओ, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ेंगे, डेफिनेशंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे फॉर्मुलाज हैं, कुछ एक्सेप्शंस है जो एनसीईआरटी में ही गिवन है, जो आपकी रिफ्रेशर्स होती है उसमें या तो एंड में या किसी छोटे से बॉक्स में ऐसे इधर उधर गिवन होती है। अगर अटेंशन नहीं गया तो मिस कर दोगे, इसलिए डू रीड एनसीईआरटीज फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर डेफिनेशंस, फॉर थ्योरेटिकल चैप्टर्स। उनको पढ़कर ही जाना, डू नॉट स्किप इट। ठीक है, तो एनसीईआरटी से उसको पढ़ो। देन चैप्टर 3 में समझो। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो, जब भी आप मैक्रो लेके बैठ रहे हो या जब भी इको लेके बैठ रहे हो, आईडी भी लेके बैठ रहे हो, तो एक बार प्लीज सारे मैक्रो के फॉर्मुलाज लिख कर देखो याद है कि नहीं है। फॉर्मुलाज में मैंने 1 मार्क लूज किया है, आई नो, वो भी एमसीक्यू में यूज किया है। उन्होंने इतना ट्रिकी 4 ऑप्शन दे दिए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कैलकुलेट दिस। इतने रिलेटेड, इतना ज्यादा उन्होंने उसको मतलब बस एक माइनस प्लस का डिफरेंस करके इतना कंफ्यूजिंग बना दिया था। आई स्वेयर आई गॉट सो कंफ्यूज एंड फाइनली जो मैं पहले सोच रही थी दैट वाज द करेक्ट आंसर, बाद में जो करके आई बिकॉज ऑफ माई ओवर थिंकिंग वो गलत था। ऑल्सो ये भी एक टिप है कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर प्लीज फोकस करना। जो 3 गलत करे हैं ना, तीनों के तीनों अपने इंस्टिंक्ट्स की ना सुनकर ओवर थिंक करिए कि नहीं यार ये फालतू के लॉजिक लगाकर मैं गलत करके आई हूँ। जो पहली बार पढ़ के लग रहा है, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ो आराम से, जो सबसे ज्यादा पॉइंट लग रहा है कि यार यही होगा, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर सेल्फ कि वही सही है, प्लीज डू दैट। ठीक है, तो एनसीईआरटी से हमें पढ़ना है, इंस्टिंक्ट्स पर हमें फोकस करना है हमेशा, स्टिक टू इट एंड प्रॉपर रीडिंग। जब भी पढ़ना शुरू कर रहे हो इकोनॉमिक्स एज अ होल, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द फॉर्मुलाज। हर बार जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, हर क्वेश्चन में सेपरेटली अगर फॉर्मुला लिखना पड़ रहा है करो। एक्सपेंडिचर मेथड का ही 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 100 बार उसका फॉर्मुला लिखो। जितनी भी चीजें कैलकुलेट कर रहे हो रफ में उसका वर्किंग नोट में उसके फॉर्मुलाज लिखो। डू नॉट स्किप इट की प्रैक्टिस ही तो कर रहा हूँ। जब तक फॉर्मुलाज नहीं लिखोगे वो यहाँ स्टोर नहीं होंगे, माइनस प्लस ये सब गलतियां होती रहेगी, तो प्लीज डू नॉट स्किप इट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टिप्स है जो हमें थ्रू आउट हर चैप्टर में याद रखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर वाइज टिप्स एंड कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, यूनिट 1 कंटेन्स 4 चैप्टर्स एज फार एज आई हैव रेड। क्या है उसमें? पहले में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन दी हुई है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या उसका स्कोप और सिग्निफिकेंस है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है। तो अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी अवेयर ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। सच में इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट से छोटा सा एक एमसीक्यू बन सकता है, सो यू हैव टू बी अवेयर। बनता नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल डू नॉट टेक अ चांस कि आपके पास हो सकता है टैबुलर फॉर्म में प्रॉपर पूछा जा सके, तो उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है एमसीक्यू की भी है, क्वेश्चन प्रॉपर्ली बनने की भी, तो स्किप मत करना बस। ठीक है, प्रॉपर्ली उसे पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन सा है? डिग्री ऑफ एग्रीगेशन वाला, क्योंकि वहां पर आता है जस्टिफाई करो वाला क्वेश्चन। कैसे जस्टिफाई करो? जब वो पूछ लेता है कि कौन से में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा है या कम है, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि सिर्फ मैक्रो में तो एग्रीगेशन होता है, उसमें तो होता ही नहीं है, जस्टिफाई करो। बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन दोनों में होती है, बस माइक्रो में थोड़ी लिमिटेड होती है, मैक्रो में ज्यादा होती है। माइक्रो में इंडस्ट्री लेवल पर होती है, मैक्रो में नेशनल लेवल पर होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, बहुत अच्छे से समझ कर जाना, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो लेवल पर सेविंग्स करना कैसे अफेक्ट करता है मैक्रो लेवल इकोनॉमी को। अभी से उसका एक फ्लो चार्ट बनाकर अपने पास रख लो प्रॉपर्ली। फ्लो चार्ट के थ्रू ही उसको समझो कि ऐसा होता है, इसके कॉन्सिक्वेंस ये होता है, इसके कॉन्सिक्वेंस ये होता है। इकोनॉमिक्स से फुल रिलेटेड, ये हो जाएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, पूरा ऐसे चलता है। तो वो ही चीज आपको फ्लो चार्ट में हर जगह हर कॉन्सेप्ट में बतानी होती है। ठीक है, वो आप कर लोगे तो आपका वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। देन नेक्स्ट कम्स आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला टॉपिक। ये आपको प्लीज मेरे कहने से अगर मानते हो तो पढ़ना ही पढ़ना है एनसीईआरटी से भी। मैं ये नहीं बोली रिफ्रेशर से मत पढ़ो, रिफ्रेशर से इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा टाइम निकालकर धीरे धीरे भली पार्ट्स में पढ़कर उसको एनसीईआरटी से भी कवर कर लो, क्योंकि इंडीड आपको सीयूईटी के लिए तो पढ़ना ही है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो तब भी हेल्प होगी, और बोर्ड में अगर बाय चांस कुछ ऐसा कीवर्ड की टर्म
टर्म आ जाता है जो सिर्फ आपकी एनसीईआरटी में है और मेन आपकी रिफ्रेशर्स इन सब में नहीं है, तो क्यों बेमतलब मार्क्स लूज करना ना, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, टेक अ टॉपिक। अब आपने पढ़ा, मान लो डेप्रिसिएशन पढ़ा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के बारे में जब आप पढ़ रहे हो, उसके जितने भी ऑल्टरनेटिव नेम्स गिवन है वहाँ पर बहुत सारे, कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स जो भी है, ठीक है, तो वो सारे जो भी वर्ड्स है उनको लिखते हुए चलो, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लिखते हुए चलो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे एक्चुअली क्लासिफाई होता है फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड से, प्रोड्यूसर गुड, फाइनल गुड से। इससे वो जो बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्रो के अंदर जो गिवन होता है, रिफ्रेशर्स में, एनसीईआरटी में तो आपको पूरा ऐसे पैराग्राफ्स ही मिलेंगे, उसमें से ढूंढना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट होता सब कुछ है, बस उसकी थोड़ा सा डिस्टिंक्शन नहीं बनाया हुआ, तो टफ लगता है हमें पढ़ने में, बोरिंग लगता है। बट फाइन, अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो, प्लीज डू नॉट स्किप द बॉक्सेस एंड वो जो लास्ट के 1-2 पेजेस होते हैं हर रिफ्रेशर में, जहां पर वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट में दे देते हैं और हम लोग उसको यूजुअली भूल जाते हैं पढ़ना, उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हॉट क्वेश्चन में ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है, तो वो चीज़ कैसे वो लोग बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करने हैं, वो चीज़ आपको वहीं से समझ में आएगी, कैसे प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा कि मान लो आपने एक मशीन खरीदी है, वो आप अपने घर में यूज कर रहे हो, तो इट बिकम्स अ कंज्यूमर गुड एंड नॉट अ कैपिटल गुड, तो ऐसे करके, ठीक है। एंड यूज के टुवर्ड्स कैसे उसका एग्जांपल्स आप जस्टिफाई कर सकते हो, उस तरह से आपको एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा, विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक्स इन सर्टेन सैम्पल क्वेश्चंस, सो जस्ट गो थ्रू इट एंड अच्छे से उसको पढ़ लो, ठीक है। तो बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जितनी भी डेफिनेशंस है उनको लिखकर याद करो, मेक पॉइंटर्स, मेक योर नोट्स। नोट्स में आप न्यूमेरिकल के कुछ ऐसे नोट्स मत बनाओ, पर जो उनके कंपोनेंट्स हैं, जो उसकी डेफिनेशंस है, उन सबकी नोट्स बनाओ। डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखो एंड उसके जितने भी ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं वो लिखो। ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, माइनस करना है, कहाँ क्या निकालने के लिए, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, सारी चीज़ों की डेफिनेशंस लिखो, सब चीज़ों के एग्जाम्पल्स लिखो। रियल फ्लो, मनी फ्लो का आपके एग्जाम्पल पूछा जाएगा थ्रू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला एग्जाम्पल, वो सब अच्छे से करो, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फेजेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा अगर उसका क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनाकर आना है, बिना डायग्राम के तो वो लोग वैसे आपके आधे नंबर काट ही लेंगे। तो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थ्योरेटिकली कैसे फेजेस में डिवाइड करके एक्सप्लेन करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजेस के भी ऑल्टरनेटिव नेम्स याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट जो मैं बोल रही हूँ ना, एंड में 1-2 पेजेस होते हैं, एकदम जब चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है, वहां पर आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें से एक टॉपिक है इंजेक्शंस एंड लीकेजेस इन पेट्रोल, जिससे इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं। सिमिलरली चैप्टर 1 के भी एंड पर टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे आपके 3-4 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उससे आपके एमसीक्यू में टाइमलाइन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, या फिर आपसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में एम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू कितना कम हो गया था, या फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ गया था, वो सारी चीजें, इकोनॉमी ओवरऑल कितने उससे फेल डाउन हो गई थी, किसने क्या किया था, कीन्स ने क्या किया था, या एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट अबाउट द टॉपिक, उसको अच्छे से पढ़कर जाना, वो भी आपको एंड में मिलेगा या फिर एनसीईआरटी में तो प्रॉपर्ली मिल ही जाएगा। न्यूमेरिकल्स में डिस्टिंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड इनकम्स आपको करना आना चाहिए, वरना आप प्रॉपर्ली कंपोनेंट्स ही नहीं सेट कर पाओगे ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। तो डिस्टिंक्शन आना चाहिए आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, किस चीज को आप कंपोनेंट्स में इंक्लूड करते हो वो आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन प्रॉपर आना चाहिए, डोमेस्टिक से नेशनल, ग्रॉस से नेट, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, फैक्टर इनकम टू नेशनल इनकम पूरा आना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, ये पूरा आपको आना चाहिए ढंग से, ठीक है। देन योर कम्स जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब इससे मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चन आया था, मैं इसको एकदम ऐसे सोच के गई हूँ, क्या इससे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं, या तो एमसीक्यू में आ जाएगा या फिर 2 मार्कर्स में आ जाएगा कि ठीक है मेरे को कैलकुलेट करके दो नॉमिनल और रियल जीडीपी, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए भी उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बट मेरे पास उल्टा ही क्वेश्चन आ गया, ना लिमिटेशंस आई ना कोई न्यूमेरिकल आया। लिमिटेशंस हम हमेशा पढ़ के जाते हैं इस टॉपिक के लिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी वही पढ़ के गई। मैं एकदम रैंडमली ऐसे स्टक हो गई, मैंने जब क्वेश्चन देखा, क्या था वो पूछ रहा था व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, चलो वो तो ठीक है, मैं फॉर्मूला के थ्रू ही उसको समझा दूंगी कि दिस अपॉन दिस ऐसा करके ये होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बारे में मुझे पूछती सिग्निफिकेंस, अब वेलफेयर कैसे इंडिकेट करते हैं, वो एकदम से आउट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं याद रहता है, ट्रस्ट मी, मेरे को बुद्धू मत समझना, भूल जाते हैं, ठीक है। मैं लिमिटेशंस जितना अच्छे से याद करके गई थी, मैंने उसका एक्चुअल वेलफेयर पॉइंट है वो कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि अच्छा इंडिकेटर होता है, मैं नहीं याद करके गई थी। उस टाइम मैं ऐसे सोचने लग गई कि शिट भाई, मैंने एमसीक्यूज पढ़ ही लिए थे, मेरे रीडिंग टाइम में मुझे लग रहा था जो मैं बोल रहा 2-3 मेरे गलत हुए थे, तो मैं समझ गई थी मेरे एमसीक्यूज में तो मार्क्स यहाँ जा ही रहे हैं, मैं ऑलरेडी डाउटफुल हूँ और मेरे को थ्योरी भी नहीं आ रही है, आई जस्ट गॉट ऐसे की शिट, मेरा इको का पेपर गया, ठीक है। बट बेसिक नॉलेज से, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से, लिमिटेशन से, उसकी एडवांटेजेस समझ के कि क्या हो सकती हैं, इतना इंटरप्रिटेशन करके मैंने उसको करा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप उसके लिए तो प्रिपेयर करके जाओगे न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल में भी अगेन इसका ऑल्टरनेटिव नेम याद रखना, जीडीपी एट करेंट प्राइसेस किसको बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी को, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस किसको बोलते हैं, रियल जीडीपी को। याद कैसे रखोगे, जो चीज रियल होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो वो ऐसे करके याद रख लेना, है ना। इसकी सिग्निफिकेंस और मेरिट्स डीमेरिट्स मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ओवरऑल जीडीपी डिफ्लेटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now classification of who is a normal resident and who is not, classification of what is a part of domestic territory and what is not, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर चैप्टर्स जो आगे हैं, ठीक है। किसकी आपको इनकम इंक्लूड करनी है, किसकी नहीं करनी है, किसको फैक्टर इनकम मानोगे, किसको ट्रांसफर इनकम मानोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शंस। इन्हीं से आपकी न्यूमेरिकल्स बिगड़ता है, आप याद करके जाते हो फॉर्मूला और पता ही नहीं होता यार ये कंपोनेंट इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई, अगेन या तो ये आपकी मेन थ्योरी में गिवन होगा, नहीं होगा तो एकदम लास्ट में गिवन होगा, कॉम्पो स्किप मत करना, याद करके जाना उसको,
ठीक है। देन कुछ टॉपिक्स हैं उसी एंड पेजेस में, जैसे ग्रीन जीएनपी करके, कि उसमें एनवायरमेंट और इन सबके रूल्स को भी इंक्लूड करते हैं, तो जीएनपी करके इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ लेना। नेट प्रोडक्शन टेक्स्ट, नेट प्रोडक्ट टेक्स्ट हमारे पास हमारे टीचर्स ने एग्जाम के 2 दिन पहले हमें भेजे कि बेटा ये सारे फॉर्मूलाज और याद कर लो, ये एनसीईआरटी से। अरे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, तो वो चीज़ आप मत करना। आप शुरू से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये कुछ नए जो फॉर्मुलाज हैं जो आपकी बुक में यूजुअली नहीं होते हैं, उनका आइडिया रहेगा, उनसे क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसको समझकर कर पाओगे। जीवीएट, फैक्टर प्राइस एंड जीवीएट, बेसिक प्राइस क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़कर जाना। ओके, देन नेक्स्ट कम्स योर मेथड्स वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 1। इसके लिए मैंने जैसे पहले बोला, हर बार फॉर्मुलाज लिखने हैं, डू नॉट स्किप इट। एक क्वेश्चन में भी अगर किया ना, बहुत गंदी बात होगी, मैं बता रही हूँ। हर क्वेश्चन जब स्टार्ट कर रहे हो उसके बाद जो फॉर्मुला वो मांग रहा है उसको लिखो लिखो लिखो। तुम्हें कितना ही याद हो, तुम्हें लग रहा है यार टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है वो टाइम वेस्ट, तो तुम्हारे दिमाग में स्टिक हो रहा है, उसको करना पड़ेगा, वरना जैसे मेरा एक एमसीक्यू गलत हुआ माइनस प्लस के चक्कर में, वैसे हो जाएगा, फिर मार्क्स चले जाएंगे, फिर ऐसे रोते पीटते रहना। ठीक है। ऑल्टरनेट नेम्स फॉर ईच मेथड, इनका मेथड के 100 तो नहीं, बट हाँ 4-5 नाम दे रखे हैं आप लोगों को। एक्सपेंडिचर मेथड के दे रखे हैं, वैल्यू एडेड मेथड के दे रखे हैं, वो सब याद करने हैं और करने पड़ेंगे। उन सबकी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस पूछना मतलब यूजुअली नहीं पूछते, वैसे पूछ रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल दे दिया और साथ में उसकी बोल दिया कि इसके प्रिकॉशंस भी बता दो, तो वो चीज़ आपको आइडिया लग जाती है जब आप उसको प्रैक्टिकली समझते हो कि अप्लाई कैसे हो रहा है मेथड। ठीक है, तो मतलब उसमें बेसिकली आपको ये बताना होता है, ये चीज़ इंक्लूड कर लेना, ये चीज़ इंक्लूड मत करना। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक बुक में क्वेश्चन है अबाउट ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन, कौन सा इंक्लूड करते हैं कौन सा नहीं करते। अब इसमें क्या चीज़ है, ओल्ड एज पेंशन आर व्हाट, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, दे आर ट्रांसफर इनकम, तो उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग आवर जीडीपी और जीएनपी। ठीक है, बट जो आपकी रिटायरमेंट पेंशन होती है वो इंक्लूड होती है। तो यही एक तरह से प्रिकॉशंस है कि ये चीज़ आपको इंक्लूड करनी है और ये चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो जब आप पढ़ोगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है ये चीज़ मैंने इंक्लूड नहीं करी, ये करी, ये करनी होती है, नहीं करनी होती, तो वो चीज़ आप तब एक्सप्लेन कर पाओगे आराम से। ठीक है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम मैंने बता दिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी गड़बड़ चीज़ आपने एड ऑन कर दी आपके एमसीक्यू में, न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में, तो वैसे ही गलत हो जाएगा, कोई सेंस ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मुला के नंबर लेके आ जाना। ठीक है, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुला हर क्वेश्चन में लिखकर आना, नहीं हो रहा सॉल्व तो भी पूरा मत काट देना, फॉर्मुला एटलीस्ट लिखने देना कि फॉर्मुला तो मुझे आता है, मुझे आधा एक नंबर तो दे दो भाई प्लीज। ठीक है, ये चीज़ करके आना। एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, ये इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड नहीं करना है। कंपोनेंट्स हर चीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है। ठीक है, कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलती है, जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक पर्टिकुलर चीज़ से दूसरी पे कैसे चेंज करते हो, इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। अगर मान लो एनडीपी से जीएनपी पर जाना है, तो पहले देखो नेट से ग्रॉस पे कैसे जाओगे, डोमेस्टिक से फिर नेशनल पे कैसे जाओगे, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाओगे। वो चीज़ बहुत सिस्टमैटिकली एक एक स्टेप से भी करोगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेना, बस उसको गलत मत करके आना। अपने दिमाग में प्रॉपर्ली फ्लो चार्ट बना के रखना कि ठीक है मुझे अगर ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पर जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, ऐसे करके अपने सर्कुलर फ्लो चार्ट बना के रखो अभी से, एंड उनको भले अपनी डेस्क के ऊपर ऐसे चिपका लो ताकि आपको याद रहे कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं करके जाओगे तो न्यूमेरिकल्स तो नहीं है। नेक्स्ट यूनिट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग इज वन ऑफ द ईजिएस्ट यूनिट आपकी पूरी मैक्रो की। मुझे तो लगती थी, मुझे नहीं पता बाकियों का क्या सीन है, बट मेरे को बहुत ईजी लगती थी क्योंकि मनी में तो कुछ है ही नहीं, उसमें 3 से 4 टॉपिक्स खुले हैं, इतना सा वो चैप्टर है, उसमें कुछ टफ नहीं है। मनी में आपसे ओरिजिन पूछेगा, ओरिजिन हमें पता है, बार्टर सिस्टम यूज हो रहा था, वो चीज़ नहीं ढंग से काम में आ पाई, फिर उसके बाद उसके क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कैसे इवॉल्व हुआ, मनी पर कैसे पहुंचे हम, वो चीज़ हमें पता है, हम एसएससी में पढ़ते आ रहे हैं, हमें समझ में आता है। ठीक है, कॉजेज क्या थे, क्यों बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हमें एक्सप्लेन करना आता है, उसको लिख देना भाई। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी आर वेरी इजी, बहुत प्रैक्टिकल है, एग्जांपल्स के थ्रू समझाना कि स्टोर ऑफ वैल्यू क्यों है वो, क्योंकि हम इतना ज्यादा एप्पल्स को स्टोर करके रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, तो बार्टर सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा था। ये सब चीजें बहुत बेसिक है, आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो हर बार उसको एग्जाम्पल से समझा के आना, क्योंकि अगर आपसे 4 मार्क में वो 4 फंक्शंस पूछ रहा है, इट एक्सपेक्ट्स कि आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आओगे विद रीजंस, विद एग्जांपल्स की करके आना। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मनी मेरे टाइम पर तो कुछ टॉपिक्स कट गए थे, तो ये वाला नहीं आया था, आई डोंट नो इस बार है कि नहीं है, तो अच्छे से करके जाना क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। फियाट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड, क्रेडिट मनी वगैरह वगैरह, नैरो ब्रॉड, जो भी है ढंग से करके जाना। ठीक है, देन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, पहले तो ये याद रख लो, अगर ये गलत करके आए ना तुम लोग, बहुत गंदी बात होगी, समझ में आई। M1 इज द मोस्टली यूज्ड मेजर, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है वो चीज बताकर आना। M1, M2, M3, M4 चारों का एटलीस्ट कंपोनेंट्स देख लेना कि ये होता है, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो। वैसे थ्योरी में ज्यादातर नहीं पूछते हैं बाकियों को। ठीक है, M1 को ही डिटेल में पूछ लेते हैं, उसका आपको न्यूमेरिकल भी दे देंगे कि कैलकुलेट करके बताओ, एंड आपसे उसके कंपोनेंट्स का इलैबोरेशन पूछ लेंगे कि क्या चीज होती है, किसमें क्या चीज इंक्लूड करते हो, तो वो चीज लिख देना उसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स बैंकिंग। बैंकिंग में सबसे पहले स्टार्ट विद मनी क्रिएशन करता कैसे है बैंक, तो उसमें वो CRR, LRR, वो सारी रेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको डिपिक्ट कैसे करके आओगे, प्रॉपर्ली टेबल बनाओ, टेबल में अच्छे से कैलकुलेट करके सारे आंसर्स लिखो, रूलर से स्केल से बनाकर आना, वो ऐसी मत बना के आना। ठीक है, वो बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विड भी आप उसमें फॉर्मुलाज देखो कि मैंने CRR को ऐसे करा, LRR को ऐसे करा, ऐसी कैलकुलेशन करी, वो चीज दिखाओ। उसके बाद 2 या 3 पॉइंटर्स में एक्सप्लेन कि आपने उसमें किया क्या है। हमेशा जहां भी डायग्राम बना रहे हो, जहां भी फ्लो चार्ट बना रहे हो, जहां भी टेबल बना रहे हो, ये नहीं कि बना दिया तो हो गया, उसको थ्योरी में 3 से 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करके आओ कि व्हाट यू हैव शोन इन दैट थिंग। ओके, डू दैट। देन आपके आते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फंक्शंस अच्छे से याद करके जाना, क्या एक्चुअली इसका पर्पस है वो समझ कर जाना, हिंदी में समझ जाना, भले लिख आप लोग दोगे, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए उस पर, क्योंकि उससे MCQs भी बनते हैं, कंफ्यूजिंग MCQs बनते हैं, सो मेक श्योर कि आप उसको खराब ना कर लो।
फाइन। देन नेक्स्ट कम्स योर कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई, कैसे होता है थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, फलाना ढिमकाना, बहुत चीजें हैं, उनका डिस्टिंक्शन अच्छे से करके जाना। भले चार जीपीटी पे माथा मार के अपना उससे 10 बार समझना कि भाई मेरे को तो अभी भी नहीं आ रहा समझ में, समझा मुझे इजी लैंग्वेज में, बट समझ कर जाना, अपने टीचर से उसको प्रॉपर्ली समझ कर जाना, वो चीज के मत करना। उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, उसमें नॉर्मली आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, उसके इंप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं कि आपको अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो रिवर्स रेपो रेट को यूज करके कैसे सही करोगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक क्या करेगा, बहुत कुछ है, अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो मैं उसको फ्लो चार्ट बना लो, जैसे मैंने पहले बताया फॉर लाइक माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स और लो लेवल इक्विलिब्रियम टैप, इन सबके जैसे फ्लो चार्ट्स बनाओगे कि इससे ये होता है, इससे होता है, इससे होता है। वो आपकी वीके ओरी में तो गिवन है, आई डोंट नो व्हाट अदर रिफ्रेशर्स, उसके थ्रू उसको करके जाना, अच्छे से समझ कर जाना। ओके, सो नेक्स्ट इज एडीएस वाली यूनिट। अब वो बहुत ईजी भी है, अगर समझ में आ जाए तो उसका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं करोगे। अगर थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है तो उसके वीडियो लेक्चर्स देखो, अच्छे से समझो, उन चीज को प्रिपेयर करो, करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स उसके हैं, 3 चैप्टर्स है जो रिलेटेड है उस यूनिट में, एंड वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको करके जाना। एडीएस अच्छे से समझो, बेसिक डेफिनेशन से जाओ पहले कि वो होता क्या है, क्या उसके कंपोनेंट्स है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, क्या सेविंग्स फंक्शन होता है, क्या कंजम्पशन फंक्शन होता है, व्हाट इज एमपीसी, व्हाट इज एमपीएस, व्हाट इज एपीएस, व्हाट इज एपीसी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जीरो हो सकता है, क्या जीरो नहीं हो सकता, अच्छे से करके जाना। रिचर इकोनॉमी में क्या चीज ज्यादा होगी, एमपीसी होगा, एमपीएस होगा, वो कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पॉइंटर्स में गिवन है, तो ये याद करके जाना अच्छे से। इन्वेस्टर मल्टीप्लायर कैसे फंक्शन करता है, बैकवर्ड फंक्शन ऑफ इट एंड फॉरवर्ड फंक्शन ऑफ इट, दोनों चीज पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, देन स्लोप क्या होती है, ग्राफ क्या होता है ऑफ एडी एंड एस, अच्छे से पढ़ के जाना। हाउ डू यू डिपिक्ट इट, अच्छे से करके जाना। और वो वाली चीजें जो है उसमें, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें एडीएस से ज्यादा हो तो क्या होगा, एएस एडी से ज्यादा हो तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर करोगे, देन कम्स एसआई अप्रोच, इक्विलिब्रियम पे इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, इक्विलिब्रियम पे आपकी सेविंग्स कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यही आता है इस चैप्टर में से और कुछ नहीं आएगा, इसको ढंग से करके जाना, नो मैटर व्हाट, डू इट एकदम ऐसे होल हार्टेडली। टाइम लगा लो, भले 5-10 दिन इस चैप्टर को दे लो, बट इतना क्लैरिटी कर लो, थोड़ा थोड़ा टाइम देकर 1 घंटा डेली पढ़ोगे, हो जाएगा। जो भी चैप्टर समझ नहीं आता है ना, वीडियो लेक्चर से पढ़ो उसको, जब भी उसको पढ़ने बैठो पहले एक वन शॉट देख लो उसका कि दिस इज व्हाट ऑल देयर इज इन दिस चैप्टर एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर उसके बाद उसकी एक रीडिंग दोगे, ट्रस्ट मी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब, कोई आपको डिफरेंसेस या डिफिकल्टीज नहीं फील होगी उसमें। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, बहुत क्वेश्चन अवेलेबल है ऑनलाइन भी, आपकी बुक में भी इवन। और क्वेश्चन तो बिल्कुल मत स्किप करके जाना, उनको तो करके ही करके जाना। बोर्ड में इतना टफ नहीं आता है, बट जब टफ करोगे तभी आपको ईजी करने की आदत पड़ेगी। ओके, सो डू इट दैट वेज। और एक सिली मिस्टेक जो मैंने प्री बोर्ड्स में करी थी, नॉट इन बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स में करी थी, उसमें मैंने उस टाइम एक्चुअली चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, मैं बस एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिखी गई थी कि दिस इज एडी, दिस इज एस, दिस इज कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज सेविंग फंक्शन, बस हो गया। एक्स आंटे एक्सपोज समझ के जाना, क्या मतलब होता है उसका एक्चुअली, कैसे उसको आप अप्लाई करते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नॉर्मली ना लिख के एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट लिख के दे रखा है, तो मैं पता नहीं क्या दिमाग लगा कुछ तो करके आ गई थी, मुझे नहीं पता, मैं ही पागल हूँ तो, बट ठीक है, दिस वॉज द मिस्टेक आई डिड प्री बोर्ड्स में। तो अगर नहीं करा है तो उसको ढंग से कर लेना बस कवर, इतनी सी बात है। फिर आपका आता है वो अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक्स और एक्सेस डिमांड एफिशिएंट डिमांड वाले टॉपिक, जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वाला है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से पढ़ के जाना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिजाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी है वो सब अच्छे से करके जाना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक एमसीक्यूज इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से बनाकर आपको देते हैं। ग्राफ्स फॉर डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड आर वेरी इंपॉर्टेंट, समझ कर जाना कि कैसे वो आपको दिखाता है प्लान ईडी एंड करेंट नॉर्मल ईडी जो भी है, वो चीज कैसे वो एक्सप्रेस करता है ना, ग्राफ कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये ग्राफ एक्सेस डिमांड शो कर रहा है, ये पॉइंट डेफिशिएंट डिमांड शो कर रहा है, अच्छे से उसको पढ़कर जाना। बुक में जो डायग्राम है उसको ऐसे दिमाग में छाप के जाना है कि दिस इज व्हाट इज एक्सेस डिमांड का एफिशिएंट ग्राफ एंड दिस इज व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड का ग्राफ। क्योंकि मेरे पास प्री बोर्ड में या मॉक टेस्ट के टाइम मेरा एक क्वेश्चन आया था जिसमें उसने पूछ लिया व्हाट डज दिस के पॉइंट रिप्रेजेंट, एंड हम सब लिटरली सब उल्टा करके आ गए थे उसको कि डेफिशिएंट की जगह उसको एक्सेस डिमांड करके आ गए थे, तो गलत, फिर वो आइडेंटिफिकेशन गलत हुआ। उसके बाद उसके हमसे क्या बोलते हैं कॉजेस पूछ रखे थे, वो पूरे उल्टे लिख कर आ गए हम लोग, कॉन्सिक्वेंसेस सब उल्टा हो जाएगा अगर आइडेंटिफिकेशन गलत कर दिया तो। दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना, दूसरा तो आपको ऑपोजिट ही लिखना है, इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगा अगर पढ़ लिया चैप्टर तो एक याद कर लेना, दूसरा उसका जस्ट ऑपोजिट लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन हाउ कैन इट बी फिक्स थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। आप कैसे जो भी आपके एक्सेस डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड जो भी अगर हो रहा है इन द इकोनॉमी, उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो फिस्कल पॉलिसी से, यानी कि गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि बैंक से, या ओवरऑल डिमांड सप्लाई से उसको आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो, ये चीज भी करके आ जाना, अच्छे से समझ। फाइनली द लास्ट 3 चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा टिपिकल मुझे लगते थे ड्यूरिंग माई बोर्ड प्रेप, उसमें क्या है, बीओपी आता है आपका, उसमें आपका गवर्नमेंट बजट आता है, उसमें आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट आती है। लेट्स स्टार्ट विद गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपसे केस स्टडी में पूछ लेगा कि कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हाईलाइटेड है, इसके अलावा 4 ऑब्जेक्टिव्स और बताओ। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे पास आया था, 7 एग्जाम्पल दे दिया, बट ऐसे आता है। तो यू नीड टू हैव दैट अमाउंट ऑफ ग्रास्प कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अच्छा ये वाला ऑब्जेक्टिव पे बता रहा है, ये वाला बता रहा है, क्योंकि रिलेटेड लगता है, ट्रस्ट में बहुत सिमिलर लगता है। तो उस चीज में आप जितनी बार उसको पढ़ोगे, जितना ज्यादा उसको एक्चुअली अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है ये चीज ये रिफ्लेक्ट करती है, ये चीज ये रिफ्लेक्ट करती है, तब जाके आप उसको आंसर ढंग से कर पाओगे। सो डू इट दैट वेज। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वन मोर पॉइंट जहाँ पर मैं मेरे मार्क्स लूज करके आई बिकॉज ऑफ अगेन ओवर थिंकिंग एंड नॉट फॉलोइंग माई इंस्टिंक्ट्स। उसमें क्या था, कुछ तो एग्जाम्पल था कि फ्लाईओवर बन रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो कौन सा टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, कौन सी रिसीट्स है, उन्होंने 4 एग्जाम वो दे रखे थे। अब मेरे को पता था कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसमें ऐसे होता है, पता नहीं मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगा के मैं क्या लास्ट मोमेंट कुछ ऐसा रिलेटेड पढ़ के चली गई थी कि नहीं इस केस में ऐसा होता है। आई इन्वेस्टेड सो मच ब्रेन इनटू इट, और उसी पे मेरा मेन दिमाग खराब हुआ था कि भाई आखिर इसका होगा क्या, मुझे नहीं याद आ रहा था, मुझे एक्चुअली नहीं कॉन्फिडेंस फील हो पा रहा था कि ठीक है दिस इज व्हाट इट इज एंड मैं सही सोच रही हूँ। तो मैं फाइनली उसको गलत वाले को सही वाले को गलत करके आ गई नया आंसर जो मैंने लिखा। ओके फाइन, बट आप लोग अच्छे से एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना, अच्छे से क्लासीफाई करना, समझ के जाना कि कैसे आपका एसेट्स बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना, वो जो भी चीज़ है उसको अच्छे से दिमाग में सेट कर जाना एकदम कि इस चीज़ से एसेट्स बढ़ता है, इस चीज़ से लाइबिलिटीज बढ़ती है, इससे लाइबिलिटी कम होती है, इससे ऐसा होता है, ढंग से करके जाना कहाँ पर गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है, कहाँ पर नुकसान हो रहा है, ढंग से एकदम, ताकि आप उसकी क्लासिफिकेशन सही से कर पाओ, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आता है, क्वेश्चन आता है, उसको ढंग से करके समझ पाओ। ठीक है, क्लैरिटी होना यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स एंड उसके फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के जाना, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फॉर्मुलाज, कंपोनेंट्स अच्छे से करके जाना, कन्वर्जन करके जाना, प्राइमरी से फिस्कल वाला शायद ज्यादातर पूछा जाता है, एंड देन फिस्कल वाले में किसको इंक्लूड नहीं करते, किसको करते हैं, वो चीज अच्छे से करके जाना, प्रॉपरली समझना आना चाहिए, उसको फॉर्मुलाज में डिपिक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, देन कम्स योर फॉरेन एक्सचेंज रेट, और हाँ इन सारे डेफिसिट्स के इंप्लीकेशन की, ये वाला होता है तो उसको करेक्ट कैसे करते हैं, उसका इंप्लीकेशन क्या रहता है, वो चीज अच्छे से करके जाना। देन योर फॉरेन एक्सचेंज रेट, दिस रिक्वायर्स टोटली योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हो कि किस चीज से आपका इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, किस तरह से आपकी करेंसी जा रही है, किससे आपकी एप्रिसिएशन हो रहा है करेंसी का, कैसे डिवैल्यूएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो चीज समझनी पड़ेगी थ्रू ग्राफ्स, थ्रू प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, थ्रू मेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग दैट मच क्लियर, आपको वो करना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एंड फिक्स अच्छे से करके जाना, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ के जाना, डिफरेंसेस में टेबल पूछी जा सकती है, 110% इंपॉर्टेंट है, करके जाना इसको। डिफरेंसेस आपसे एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में पूछे जा सकते हैं, कौन सी चीज किस टाइप के सिस्टम में होती है, फिक्स में क्या होती है, फ्लेक्सिबल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना इन दिस। एंड मेरे तो इवन प्रैक्टिकल में पूछा गया था ये वाली चीज की, रीवैल्यूएशन क्या होता है। अब सारे के सारे जो मेरे साथ में 3-4 बच्चे, 4 बच्चे साथ में देने गए थे हमारा वाइवा, सबने उल्टा बोल दिया, मैंने एक बार को सही बोलते एंड देन लास्ट वर्ड गलत बोल दिया था कुछ, तो फिर मेरे को ऐसा नहीं भाई शिट मैंने भी गलत बोल दिया, फिर मैंने उसको सही करके बोला। ऐसे करके कंफ्यूजिंग हो जाता है, कई बार लिखते लिखते भी आइडिया नहीं रहता कि मैंने कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया। तो इस वाले क्वेश्चन को तो एटलीस्ट प्लीज, इतना सिमिलर लगती है दोनों चीजें, उनको पढ़ लेना कि मेरे जो मैंने लिखा है उसका मतलब कुछ और तो नहीं लग रहा, पढ़ने के बाद में होता है ना कुछ आप लिखना कुछ और चाहते हो, उसका मीनिंग कुछ और आने लग जाता है, तो उसको ढंग से पढ़ लेना, एक बार अच्छे से कर लेना। ठीक है, देन स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट, इनमें भी डिफरेंसेस अच्छे से करके जाना। देन मैनेज फ्लोटिंग इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जिससे हर बारी क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से समझ कर जाना, एमसीक्यू भी बन जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बन जाता है। लास्ट चैप्टर विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला चैप्टर, जिसमें आप करंट अकाउंट बनाते हो, करंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हो बेसिकली, लेकिन आप समझते हो किससे आपके ट्रांसफर आ रहे हैं, किससे जा रहे हैं, क्या चीज से बढ़ रहा है बैलेंस, क्या चीज से कम हो रहा है, डेफिसिट किससे हो रहा है, सरप्लस किससे हो रहा है, बैलेंस किससे हो रहा है। मेरे पास क्वेश्चन आ गया था कि बैलेंस डेफिसिट कैसे होता है उसको एक्सप्रेस करो, सब ना इन्होंने एमसीक्यू, ना इन्होंने कुछ मुझे डेटा दिया जिसमें बताऊं कि कितना डेफिसिट है, ना इन्होंने कुछ, दे एक्सपेक्टेड मी टू जस्ट राइट द फॉर्मूला फॉर डेफिसिट कैसे दिखाना, उतनी डेफिसिट भी नहीं था, इसमें बैलेंस का बताओ कि कैसे बताना, कुछ तो ऐसा था, बहुत ही गवार क्वेश्चन था वो, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट ऐसा ही क्वेश्चन था वो, बट मैं उसको करके आ गई थी, टेकल कुछ ना कुछ फॉर्मूला बता के उसका एंड उसकी एक्सप्लेनेशन देकर नीचे। तो थोड़ा सा ना एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम्स में, ताकि आप प्रोसेस कर पाओ कुछ क्वेश्चन अगर बहुत ही वियर्ड तरीके से पूछा गया है तो उसको एक्चुअली सही आंसर देकर आ पाओ, तो वो चीज करके जाना। करंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस अच्छे से समझ के जाना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज से बढ़ रहा है, किस चीज से कम हो रहा है, किसको कौन से अकाउंट में हम डालते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इससे आ जाते हैं यूजुअली, इसको करके जाना। कंपोनेंट्स अच्छे से समझ के जाना हर चीज के, एंड देन डिपिक्शन ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट जो मैंने बोला है करके जाना। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कौन सी होती है वो चीज अच्छे से समझ के जाना, अच्छे से एक्सप्रेस करना उसको, अगर आपसे उसका क्वेश्चन आता है तो डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं, तो ढंग से करके जाना। फॉर्मुलाज लिख कर याद करने हैं, ये चीज याद रखना। एंड देन फाइनली हमने और सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए। एक चीज जो मैं हमेशा करती थी व्हेनेवर आई स्टार्टेड स्टडीइंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, जो भी चैप्टर उठाने वाली हूँ पहले उसका वन शॉट देखूंगी मैं, उसके बिना आई डोंट स्टार्ट विद द चैप्टर, क्योंकि मेरे को चाहिए होता है कि मेरे पास एक अंडरस्टैंडिंग हो। आई यूज्ड टू दैट इज व्हाई रिमेन सॉर्ट ऑफ एक्टिव इन माय क्लास, कि मैं समझ रही हूँ, सुन रही हूँ क्या पढ़ाया जा रहा है। भले ही अगर आप उस टाइम लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो मत लिखो, बट एटलीस्ट आपको वो वर्ड सुना तो लगना चाहिए कि हाँ ठीक है दिस इज समथिंग आई स्टडीड एक बार। तो उसके लिए वीडियो लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल, एंड वीडियो लेक्चर से आपको सुनकर समझना बहुत ईजी होता है। एंड देन जब आप रीडिंग करते हो तब उसके साथ पॉइंटर्स बना के लिखो, जो भी चीज आपको टफ लग रही है, ग्राफ्स बनाओ, सारे डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, आपके लिए जो भी आपको फॉर्मुला शीट बनानी है वो प्रिपेयर करो, ये सब चीज करके रखो, एंड खुद बना के करके रखो, दूसरों की मत उठा लेना, क्योंकि जब तक खुद लिखोगे नहीं तब तक नहीं याद होगी चीजें। आपको बहुत फॉर्मुला शीट्स बनी बनाई लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट इट इज नॉट हेल्पफुल, ट्रस्ट मी, जब तक खुद नहीं लिखोगे। सो डू ऑल दिस, प्रिपेयर वेल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दो, जिसकी ज्यादा वेटेज है उस पर ज्यादा ध्यान दो, अच्छे से करो। एंड आई नो दिस has been a long video just for macro, but it is very detailed and I hope it will help you. Do let me know in the comments below, and I'll see you in my next videos with ID की strategy. So till then, take care and bye bye.